अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और एक दफ़ा मैं मौजूद हूं फिर जनरल अमजद शुएब साहब के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने हमें कहा था कि लूटी हुई दौलत वापस आ रही है, चीज़ें चल रही हैं और उसके फ़ौरी बाद हमने देखा कि गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई बड़े धड़ल्ले से और पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में बहुत कम वक्त में इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ अमल में आई। तो सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि पैसा वापस तो नहीं आया, हमारी ख्वाहिश थी कि आए, और उसकी जो बुनियादी वजह वो यही है कि जो पैसा देने वाले हैं वो गालिबन थर्ड पार्टी के ज़रिए देना चाह रहे थे, जिसमें उनकी नीयत ये थी कि पैसा तो आ जाए, इनको मिल जाए और ये इनके मुंह बंद हो जाएं, लेकिन उनके पॉलिटिकल कैरियर बचे रहें देने वालों के। तो ये कोई इस तरह का कोई कानूनी रास्ता है नहीं, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को जो उन्होंने मशावरत की तो उनको लोगों ने यही समझाया, उनके मशीनों ने, कि हमें जो आइनी तरीका है उस पे, ये जो कानूनी तरीका है उस पे जाना चाहिए, बजाय इसके कि एक हाशा अरेंजमेंट हो कि हम क्वाइटली पैसा पकड़ लें तो मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब आइनी तरीका कार क्या है? वो है प्ली बार्गेन, कानूनी तरीका। अब उसमें ये है कि पहले तो एक एस्टीमेट लगाया जाएगा, यानी नैब वर्किंग करेगा अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को शामिल करके कि एक्चुअल अमाउंट है क्या जो इनसे वसूल करनी है। अब वो अपनी खुशी से कह रहे हैं जी हम आपको $1 बिलियन दे देते हैं जबकि खाए 5 बिलियन हो, तो ये तो कल को जो हुकूमत है वो फंस जाएगी। उनको कहा जाएगा कि आपने ज़रूर कोई हेरा फेरी की जो इनको थोड़े पैसों में छोड़ दिया। तो इसलिए हुकूमत ये काम ख़ुद नहीं कर सकती कि यानी आउट ऑफ द कोर्ट एक तरह की सेटलमेंट करके बैठ जाए, ये नहीं होगा। सो नैब के थ्रू करने का एक तो फ़ायदा ये है कि एक तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जहाँ एक्चुअल अमाउंट वर्कआउट की जाएगी कि जी देना क्या है इन्होंने, और फिर उनसे वो मुतालबा होगा। अब अगर वो देते हैं पैसा और नैब एक्सेप्ट कर लेता है तो उससे आगे ये होगा कि वो जेल तो नहीं उनको काटनी पड़ेगी, जेल की सज़ा नहीं होती, लेकिन जो पैसे देता है इंडिविजुअल वो कन्विक्टेड कहलाता है, और कन्विक्शन का मतलब यह है कि वो सज़ा याफ्ता है। अब सज़ा याफ्ता जब एक आदमी हो गया तो उसके ऊपर फिर पाबंदियां हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता कुछ सालों के लिए, वो जो भी उसके साथ स्टिपुलेटेड पीरियड होता है। इसका मतलब यह है कि उसका पॉलिटिकल कैरियर 8 साल 10 साल के लिए ख़त्म हो गया। उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता हालात क्या हो। तो ये वो चीज़ है जो कि पैसा देने वालों ने कबूल नहीं की। उनकी भी नीयत मुझे नहीं लगता कि खरी थी, साफ़ थी, और गवर्नमेंट भी ओवर कॉशियस है, ये भी अपने ज़िम्मे इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेना चाहते, लिहाजा वो मामला तो वहीं अटक गया और पैसा नहीं आया। अब इसके बाद दरमियान में आपने देखा एक एमनेस्टी स्कीम भी इन्होंने डाल दी। अच्छा, एमनेस्टी स्कीम जो है ये एक बेकार चीज़ है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम इन हालात में आपने शुरू की जबकि कुछ अर्सा पहले नून लीग ने भी एमनेस्टी स्कीम की थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इतने थोड़े वक्त के बाद ही आप दूसरी लॉन्च कर दें तो उससे तवक्को करें कि वो कामयाब होगी, वो नहीं होगी। उससे होता ये है कि लोगों में ये फीलिंग आती है, जिनके पास पैसा है, जो खा गए हैं, वो समझते हैं कि हुकूमत बेबस है। हर थोड़े अरसे के बाद ये इस तरह की एक स्कीम चला देती है, क्योंकि इनके बस में नहीं कि हमसे ये पैसा निकलवा सकें, लिहाजा ये कोशिश करते हैं कि वॉलंटरीली कोई आके पैसा दे जाए। तो हम क्यों दें वॉलंटरीली? जब इनके बस में नहीं है, निकलवा ही नहीं सकते, तो ये वॉलंटरीली क्यों दें? तो बाढ़ में जाएँ, हम क्यों करेंगे? अब इसकी सक्सेस का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था कि हुकूमत इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करती, तहकीकात कर लेती, लोगों का पता लग जाता, उनके पैसे, एसेट, हर चीज़ का आपके पास इल्म होता, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहीं जिक्र किया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले की निस्बत बड़ी ज़्यादा है। अब अगर आपके पास ये सारी मालूमात हो जिससे आपको ये पता हो कि हम अब इनको जब सज़ा देने का फ़ैसला करेंगे तो हम इनकी गिरफ्त कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, आप ये कहते हैं कि जी मैं वक्ती तौर पे आपको 1 महीने के लिए ये मोहलत दे रहा हूँ, वॉलंटरीली जमा करा दें पैसे, ले आएँ अंदर, नहीं लाएंगे तो फिर हम पकड़ दकड़ करें। तो उससे ये डिपेंड करता है कि जब ये जून का महीना ख़त्म होता है और उसके बाद अगर तो इनके पास इंफॉर्मेशन है तो फिर तो बड़ा अच्छा है, फिर तो बात आगे चल सकती है, वरना ये स्कीम भी पहली स्कीमों की तरह कामयाब नहीं होगी, ये इसी तरह लोग नहीं आएंगे। अब गिरफ्तारियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसके बारे में भी मैं ये कह सकता हूँ कि बेकार है, क्योंकि हमें जहन में रखना चाहिए कि जहाँ इक़्तिदार और जुर्म इकट्ठा है वहाँ एविडेंस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इक़्तिदार में बैठे वो आपको कभी भी सबूत तक हाथ नहीं पहुँचने देंगे।
बड़ा शोर मचता है यहाँ पे कि जी सबका एहतसाब होना चाहिए, नैब हमें बुला रहा है, हमें पकड़ रहा है, अपोजिशन कहती है, लेकिन परवेज़ खट्टर को नहीं पकड़ते, फलाने। मैं कहता हूँ शुक्र करो वो हुकूमत में है। आज उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाए, एविडेंस कहीं से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो इक़्तिदार में है उसकी रसाई है सारे एविडेंस तक, वो तो मिली भगत से गायब करा देगा। परवेज़ खट्टर का या हलीमा खान या किसी का भी केस आज का नहीं है, उनके केसेस पुराने थे। किधर थी ये पुरानी हुकूमतें, क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने, है ना? ये काम था नवाज शरीफ का, उनकी गवर्नमेंट का, वो उनको पकड़ते नहीं पकड़ा। अब इंतज़ार करें, अब आराम से बैठें, अल्लाह मौका दे, अगर कल उनकी हुकूमत आती है कड़ा एहतसाब करें इनका, और फिर वो एहतसाब फ़ायदा मंद भी होगा, क्योंकि ये हुकूमत में अगर नहीं होंगे तो इनकी रसाई वहाँ तक नहीं होगी कि वो एविडेंस को गायब करें। इसकी मिसाल बहुत बड़ी सिंध से रिलेटेड है, जहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये जरदारी साहब और उनके केसेस हैं, डॉक्टर आसम, ये वहाँ के हैं, वहाँ एविडेंस को खा पी लिया गया है। अब डॉक्टर आसम का देख लें, शर्जील मेमन का देख लें, सालों साल हो गए, केस ही नहीं आगे चल रहा, कैसे चले? इक़्तिदार है उनके पास, पूरी गवर्नमेंट है। मैं एक चीज़ बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर आसम का रेंजर्स ने उसकी इंटेरोगेशन की, आसम को रखा हुआ था, तो डॉक्टर आसम को बुनियादी तौर पे उन्होंने रखा हुआ था टेररिज्म के केसेस पे, जहाँ उन्होंने पता किया कि ये दहशत गर्दों को, MQM के भी और दूसरे साइड के भी, ये जो लियारी वाले हैं, ये उनको अपने पास हॉस्पिटल में रखता था, उनके इलाज मालजे भी करते थे, और उनको पनाह दे के तो पुलिस की दस्तरस से उनको बाहर कर लेते थे, फिर वो चले जाते। अब ये चीज़ जो है ये ऑन रिकॉर्ड है, GIT में मौजूद थी, लेकिन रेंजर्स के पास ना कोई थाना किसी को रखने के लिए, ना रेंजर्स के पास कोई अथॉरिटी है कि वो ना लीगल कवर है, कोई प्रोसिक्यूशन करा सकें किसी की। रेंजर्स के पास सिर्फ 90 दिन का उस वक्त उन दोनों इख्तियार होता था तहकीकात के लिए, और वो तहकीकात इसी के बारे में होती थी, दहशत गर्दी के बारे में। अब जब वो इसकी दहशत गर्दी की तहकीकात कर रहे थे तो जनाब मोहतरम डॉक्टर आसम साहब ने अपनी करप्शन भी साथ बतानी शुरू कर दी। वो जब बड़ी करप्शन का किस्सा निकल आया तो रेंजर्स ने वो मामला नैब के हवाले कर दिया कि जी आप ले लें। दहशत गर्दी का किस्सा जो है वो GIT बनाई, और रिपोर्ट उन्होंने पुलिस के हवाले कराई कि जी अब इसको अदालत में पेश करें। अब ये गवर्नमेंट का आप देखें, पुलिस उनके मातहत है, लोग उनके अपने लगाए हुए हैं, जिन जिन को वो अपने फ़ायदे के लिए लगाना चाहते हैं वहाँ लगाते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने तमाम वो विटनेसेस जो रेंजर्स ने उसमें रखी थी उनको निकाल बाहर फेंका, और नए विटनेसेस के कागज़ उसमें डाल दिए, उन लोगों के जो 15 साल पहले मर गया हुआ उसके नाम का डाल दिया, सारा केस ख़राब कर दिया, केस रहा ही नहीं कुछ। और जनाब वो एक TV चैनल को पकड़ा दिया, एक बड़े मशहूर एंकर को, कि तुम इस पे प्रोग्राम करो और रेंजर्स को खूब जलील करो, देखो जी ये जी हमने ये कि इन्होंने विटनेस का खुदा बख्श का नाम डाला हुआ है, जब हमारी टीम खुदा बख्श को तलाश करने गई वो तो फलां पते पे तो पता चले जी वो तो 15 साल पहले मर गया हुआ। ये काम किए रेंजर्स ने, तो रेंजर्स को अलग जलील किया और ये दहशत गर्दी से उसको बचा लिया। तो हुकूमतों में बैठे लोग जो हैं वो ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये गिरफ्तारियां तो हैं, लेकिन ये ड्रामा है, तमाशा है, रोज़ शोर शराबा होता है। इतने अरसे में मियाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी शख्स को सज़ा हुई है? 7 साल से 8 साल से यूसुफ गिलानी का केस चल रहा है, 7-8 साल से परवेज़ उसका राजा परवेज़ अशरफ का चल रहा है जी, वो रेंटल पावर का है, ये है वो, कोई पाए तकमील पे नहीं पहुँचता। ये जो किस्सा है ये गिरफ्तारियों का, ये एक एक्टिविटी है जो नज़र आता है और लोग समझते हैं कि बहुत एहतसाब हो रहा, बहुत सवाए मियाँ नवाज शरीफ के और किसी को सज़ा हुई। और नवाज शरीफ की सिर्फ इस वजह से हुई, उसको भी नहीं होनी थी, वो सिर्फ इस वजह से हुई कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनके सारे झूठ खुल गए। कतरी खत पकड़ा गया, जाली एफिडेविट पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इनका केस चलाओ, ट्रायल कोर्ट चलाए, और नैब को कहा रेफरेंस बनाओ। GIT ने तहकीक की हुई थी, नैब तहकीक करता तो ये भी गड़े में जाता केस। वो GIT ने पका पकाया केस पकड़ाया, उसके बावजूद नैब सही रेफरेंस तक नहीं बना सका, सही प्रोसिक्यूशन नहीं करा सका। कीमतें नेट से ली और फोटो कॉपियाँ, कुछ भी नहीं किया। नतीजा ये है कि वहाँ
सुप्रीम कोर्ट क्या करे, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, नैब का वकील खड़ा है, वो उससे पूछते हैं 1 सवाल 2 सवाल 3, चुप, किसी का भी जवाब नहीं देता, वो कहते हैं जी ये देते। अब इसकी और भी एक वजह है, हमने इस मुल्क में करप्शन को बहुत अरसे तक चलने दिया और आगे भी चलती रहेगी। सर ये करप्ट माफिया कुछ लोगों का है जो आज रियासत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उसकी वजह यह है कि रियासत के पल्ले इतना पैसा नहीं रहा जितना इनकी जेबों में है। आज इनकी इस्तात है कि ये चाहें तो ये हर तरह के पूरे सिस्टम में जिसको चाहें ख़रीद लें, और सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, अगर चाहें तो अदारे का अदारा पूरा ख़रीद लें। बिल्कुल। नतीजा ये कि जब ये हर किसी को ख़रीद सकते हैं तो इंसाफ की तवक्को आपको और मुझे नहीं रखनी चाहिए। हमें ये ड्रामा देख के कोई बहुत खुश नहीं होना चाहिए, बड़ी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं जी, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। सर ये सारा किस्सा जो है ये पाया तकमील तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। एक तो मैंने जैसे कहा पैसा है, आप ख़रीद लेते हैं हर किसी को। अब देखिए नैब वकील लगाता है 1.5 लाख रुपए का, और वो 1.5 करोड़, और जो वकील दूसरी तरफ से आता है वो 3-4 करोड़ लेके आता है। 3-4 करोड़ और 1.5 लाख में इतना फ़र्क है कि ये जो 1.5 लाख वाला है इसके लिए बड़ी टेम्पटेशन है कि कोई भी इसको अगर ऑफ़र कर दे 10-20 लाख 15 लाख, ख़त्म, मामला ही ख़त्म, सारा केस उल्टा कर दिया। तो सर एक सवाल इसी से, आपने कहा कि नवाज शरीफ पे हुआ और नवाज शरीफ को JIT ने तहकीकात करके दी, तो सुप्रीम कोर्ट में सर मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ जरदारी की जो JIT थी उसके 25 वॉल्यूम थे सर, और उसमें ये चीज़ साबित हुई कि किस तरह कंपनीज़ बनाई गई, 25% शेयर बिलावल के नाम पे रखे गए, किस तरह से फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए मरे हुए लोगों के नाम पे। तो मेरे ख्याल में जरदारी के लिए भी सर इतना कुछ है, अगर नैब करना चाहे इतना कुछ आ गया। उस 25 वॉल्यूम्स हैं, नवाज शरीफ के तो 10 वॉल्यूम्स है सर। तो अब देखें, इसको यूँ लें कि JIT जो है वो एक तहकीकात करती है, तहकीक है, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी जिसने ये काम किया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी फिर नैब है जिसने रेफरेंस बनाना, लिहाजा वो ले लेंगे। अब नैब का काम कैसे चलता है, नैब कोई एक आदमी नहीं है, एक सिस्टम है, नीचे एक तहकीकाती टीम है, फिर एक लीगल टीम है, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है ऊपर, तो उसके थ्रू जाते जाते फैसला होता है। जो तहकीकाती टीम है वो तहकीकात में एक लूप होल छोड़ देती है, एक दरमियान में कमज़ोरी छोड़ देती है। जो कानूनी केस तैयार करता है, रेफरेंस तैयार करते हैं, वो कानून वाले मामले में रेफरेंस में कुछ कमज़ोरी छोड़ देते हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये बता दी जाती हैं दूसरी साइड को जिन्होंने अपने आप को दिफा करना है कि भाई ये पॉइंट है, ये 2 कमज़ोरियाँ हमने इस पे खेल लो, तुमने इस पे खेलना है, तो वो खेलता है। अब अदालत को आप देखें तो उनमें भी वो वतन के लिए वो जोश नज़र नहीं आता जो ये दिल में हो कि यार ये मैं तेरी छोटी मोटी मोशगाफियों पे मैं तवज्जो नहीं दूंगा, माल निकाल। वो चीज़ भी नहीं है, कमिटमेंट वैसी नहीं है, वो उसी को पकड़ के वो भी बैठ जाते हैं। उसकी मिसाल क्या है, जरदारी साहब का कॉन्टेक्ना का जिसमें $60 मिलियन खा गए, वो केस था। अदालत में कोर्ट में रेफरेंस भेजा इन्होंने, नैब ने जो डॉक्यूमेंट साल लगाई उनकी फ़ोटोकॉपी लगा दी। अब अदालत के पास ये इख्तियार था कि वो उनको कहते कि जी फ़ोटोकॉपी अगर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप जाएं ओरिजिनल लेके आएँ, हम आपको 1 महीना देते हैं। लेकिन अदालत ने ये नहीं किया, उनको कहा जी फ़ोटोकॉपी किधर, कहा जी ये ओरिजिनल किधर, कहा जी ओरिजिनल तुम्हारे पास नहीं है। उन्होंने कहा जी ये केस ख़त्म। 1 महीने बाद दूसरा रेफरेंस लेके जाते हैं, फिर फ़ोटोकॉपी लगा के लेके जाते हैं। फिर पता है वो तो बाहर फेंक देगा, जज तो पहले ही मिला हुआ है। अब जब उन्होंने फिर फ़ोटोकॉपियाँ रखी तो दूसरा रेफरेंस भी उन्होंने उठा के बाहर मारा। फिर नैब ने अपील करने की भी कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा जी बस हो गया जो हो गया। ये सिस्टम ही सारा देखें। इमरान खान रोज़ कहता है मेरा झगड़ा क्या है, मैं मुखालफत करता हूँ कि इमरान खान को रोज़ ये नारे नहीं लगाने चाहिए कि मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, या करप्ट मैं ये खा जाऊँगा, ब्लैकमेल नहीं होगा मैं, और तेरे हाथ में नहीं है। देखें, अगर तुमने इसमें से कोई रिज़ल्ट हासिल करना था तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पहले तुम अदारे ठीक करते, इस नैब को ठीक करते, इस FIA को ठीक करते, इस FBR को ठीक करते, इस SCCP को ठीक करते। और जिनमें वो अपने चेले चांटे बिठा गए हुए हैं वो उनसे तुम तवक्को करते कि तुम्हें काम करके देंगे।
अदालतों के ज़रिए छूटेंगे और आपको बाहर निकल के आपकी गर्दन पे बैठ के नाचेंगे, आपको कहेंगे कि हमने जेलें काटी बगैर किसी वजह के, हम बेकसूर थे, हमें अदालतों ने छोड़ा, हीरो, और फिर आगे लूट मार दोबारा शुरू करेंगे। सर अब ये दुख है। सर अब खान साहब ने इसको इदारों पे अदम एतमाद कहें या इसको एक GIT की कोई दूसरी फॉर्म कहें, एक कमीशन की बात की कि एक कमीशन हम बना रहे हैं जो इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगा, उसमें मुख्तलिफ इदारों का नाम भी लिया, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इदारों को फाल करने के बजाय ये कमीशन और वही आप कह लीजिए कमीशन फिर GIT है, एक इनर्जर फॉर्म ऑफ जेब, बड़ी साइज़ की जेब। अब इसकी भी आईनी हैसियत नहीं है। अगर कोई वो चलें पावर्स दे देते हैं किसी तरह, पावर्स कैसे देंगे? देखिए ना, जब आप पावर देनी है तो आपको पार्लियामेंट के जरिए जाए। अब जो या तो एक स्पेशल एक्ट कर दें, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पास हो, और उसको भी फिर एक मुद्दत के लिए होता है, 3 महीने में आपको दोबारा उसको या एक्सटेंड कराएं या फिर आपको उसको कानून बनवाना पड़ता है पार्लियामेंट से। तो वो चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एज ऑफ टुडे जो अभी उसकी शक्ल है वो कोई आइनी अदारा नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी कमेटी बना के, कमीशन बना के उससे इंक्वायरियाँ करा सकती है, लेकिन उस इंक्वायरियों के बाद अगर किसी के ख़िलाफ़ आपने केस ले जाना है तो वो फिर नैब में जाएगा। अगर किसी ने उसमें खाया है पैसा या कुछ और किया, आप नैब में भेजेंगे, नैब उसका ट्रायल करेगा, उसमें रिजल्ट यही आएगा जो आपके सामने आ रहा है। लेकिन सर एक क्रेडिट शायद इमरान खान को ये तो दें कि कम से कम गिरफ्तारियां तो बड़े लेवल की हुई, पहले तो गिरफ्तारी कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। मैं ये चीज़ बताऊँ, इसमें क्रेडिट इस हद तक ज़रूर है कि उसका एक डिटर्मिनेशन है, वो चाहता है कि इनको सजाएं हों, मतलब उसकी नीयत वाज़ेह है, लिहाजा वो असरअंदाज नहीं हो रहा नैब के ऊपर इस हद तक जो पहले हुआ करते थे लोग। पहले कैसे असरअंदाज होते थे? अब मैं आपको मोटा सा केस बताऊं। अब जो जरदारी साहब का ये केस है फेक अकाउंट्स का, ये 2015 में निकला था। चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2015 में इस केस का पता चला स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक ने समिट बैंक की जाके एक ऑडिट किया तो उनको पता चला कि यहाँ तो बड़े लंबे पैमाने पे हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग। सो उन्होंने ये केस निकाला, चौधरी निसार ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया। और आपको याद होगा कि ये सारा किस्सा चला था जब अयान अली पकड़ी गई तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आई और चौधरी निसार ने कहा कि हमें पता है कि बिलावल की टिकटें किस अकाउंट से ख़रीदी जाती हैं और ये। अच्छा, ये सारा आपको पता है। फिर केस 2015 में गया किधर? आज तक किधर था? नवाज शरीफ साहब को जब ये बताया गया तो उन्होंने स्टेट बैंक को ऑर्डर दिए कि इसको दबा जाओ, इसको रख लो अपने पास, इसको चलाना नहीं। यानी ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो चीज़ रखते थे हाथ में, लेकिन कतन ये नीयत नहीं थी कि हमने कौम का पैसा निकलवाना है। नीयत सिर्फ इतनी थी कि अगर इसने मुझे कुछ कहा तो मैं ये निकाल लूँगा, मुझे नहीं कहता तो ये भी खाता रहे, मैं भी खाता रहूँगा। बकाए भाई में एक दूसरे के साथ ये रीअरेंजमेंट था। सो 2015 में आज इमरान खान को ये आके केस पड़ गया गले में कि जी ये 2015 में इनके पेट से सारा कुछ निकाला होता। आपने 2015 से लेके 2019 तक उनको मज़ीद मौका दिया कि और वो फलूदे वालों के ज़रिए पैसे निकालते रहें। ये तो जुल्म किया, यही ये हरकतें करते रहे। नतीजा ये कि आज वो पैसा आपको निकलवाना भी मुश्किल है, हुकूमत भी उनकी वहाँ पे है, सबूत वहाँ से लेने, मतलब इतना कुछ मुझे तवक्को नहीं है कि इसका अल्लाह करे कि कुछ इसका बन जाए। लेकिन कितनी बड़ी कोताही है कि एक वज़ीर आज़म को उस वक़्त पता चलता है ये सारे किस्से का, और उसकी मुल्क के साथ वफादारी का आलम यह है कि वो कहता है कि जी इसको दबा ले। आपको पता ही नहीं कि पैसा जो है मनी लॉन्ड्र होकर कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर यही चीज़ें आज से 4-5 साल पहले होती तो आज कितनी डेवलप होके आज शायद हो चुका था। ये मनी लॉन्ड्रिंग और इस किस्म के किस्से जो हैं ये आपके कम हो गए होते या ना होते। जब सजा आप देते ही नहीं, आप खुद शामिल हो जाते हैं, जुर्म में शरीक हो जाते हैं। इसी तरह का एक केस था कि जब नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, ये रहमान मलिक पिछले इलेक्शन जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी जीती, उस इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले रहमान मलिक इतनी फाइलों का ढेर लेके बैठा और उसने कहना शुरू किया कि जी ये नवाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं हमारे पास और ये हमें बातें करते हैं। ये तो तुम मुझे बताओ, तेरे चचा का माल है जो नवाज शरीफ बात ले गया, इस कौम का माल है ना, बताओ। तुम्हें फाइलें तेरे पास पड़ी हैं चाटने के लिए, तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाता? नहीं चलाया उसने। ये वो मुजरम है जिन लोगों ने मिली भगत के ज़रिए मुल्क को इस हाल पे पहुंचा दिया। अब इमरान खान के लिए मसला है, अपनी टीम में इतने डेडिकेटेड लोग नहीं हैं जो उससे ऐसी कमिटमेंट जो इमरान खान की कमिटमेंट है वैसी कमिटमेंट उनमें अंदर हो।
स्टार्टिंग पॉइंट गलत है। स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए था कि पहले अदारे ठीक करो। आपको वही जो नवाज शरीफ छोड़ के गया, जो और जिन्होंने अपने चेले चांटे छोड़ के यहाँ पे गए, जो ये जिन्होंने इस हाल तक पहुँचाया, वो वहीं बैठे और आप उस सिस्टम के तहत चल रहे हैं, कह रहे हैं जी शायद कुछ मिल जाए, वो बड़ा मुश्किल है। तो हम ऑलरेडी काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं। मैं तवक्को करता हूँ कि इमरान खान अब कम से कम कुछ अदारों में तब्दीली ऐसी करे जहाँ वो इफ़ेक्टिव रोल अदा कर सकें, फिर इसका काम आगे चलेगा, फिर लोगों को सजाएँ होंगी और होनी चाहिए, क्यों ना हो। कोई बेगुनाह थोड़ा लोग पकड़े हुए हैं। अगर किसी का हिसाब लगा लिया जाए कि आज से 15 साल 20 साल पहले उसके बाहर एसेट्स क्या थे और आज क्या है, तो आपको सारा पता लग जाएगा कि भाई उसने क्या किया। तो ये है कि सख्ती होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप लोगों से पाकिस्तान का पैसा निकलवा